सर एक बार जरा पूरे पैनल को लाएं तो इसमें मैं आप सब लोगों से कम्युनिटी जानना चाहता हूँ। दो चीज़ें हैं जो आप सब लोगों के डिस्कशन में से समझ में आई। एक, एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम वापस आने से जो भी भारत में डिपॉजिट्स के तौर पर पैसा आना है बैंकों में वो ज़्यादा आएगा। और इस बार बदलाव ये है कि जो कुछ भी, अगर मैं समझिए मैं विदेश में बैठा हूँ और भारत में पैसा लगा रहा हूँ, तो करेंसी की जो रिस्क होती है कि 5 साल बाद मुझे वापस पैसा लगाना है और उस समय मेरा रुपया कमज़ोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, तो मेरी कमाई उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए, या फिर मुझे एक उसके लिए फॉरवर्ड कवर लेना पड़ता है। अब वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फॉरेन करेंसी की रिस्क आरबीआई के पास होगी। करेक्ट बग्गा साहब, यही यही पूरा इसका सारांश है। जी बिल्कुल। जब 85 में ये एफसीआर शुरू हुआ था, एफसीएनआर जब कहते थे ए और बी नहीं होता था, फिर बीच में 1990 के दशक में इन्होंने बी निकाला कि इतना पॉपुलर हो गया था, सोचा कि चलो अब बैंक्स को ही करने दो हेजिंग, फिर वो प्रोडक्ट खत्म हो गया था, इतना नहीं चलता था। अब क्या अनिल जी, ये पुराना ले आए हैं 85 वाला। तो ये बहुत बड़ा एक रिफॉर्म है मैं तो कहूंगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, कस्टमर से 2.5-5% केवल डालेगा कस्टमर। अगर वो $100 मिलियन का डिपॉजिट ले रहा है, कस्टमर के पास सिर्फ 2.5 मिलियन या $5 मिलियन होने चाहिए। 95 मिलियन मैं उसको दे दूंगा सिंगापुर या हांगकांग या लक्समबर्ग से। ओनली थिंग इज मेरे पास इंडिया कंट्री लाइन होनी चाहिए। वही एक बात है कि मेरा जो हेडक्वार्टर्स है जहां भी, वो सोचे कि इंडिया कंट्री रिस्क नहीं है मेरा, बाकी ये बेहतरीन है। और इंडिया का रेटिंग जो है वो अगर आप देख के करेंगे, ये डॉलर रिटर्न इतना जबरदस्त है, ये अमंग द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स, रिस्क फ्री फाइनेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है दुनिया का। ये इतना बड़ा ये आज रिफॉर्म हो गया है, आई थिंक मार्केट बिल्कुल मिस कर गया अनिल जी। और पहले हम इसको बता रहे हैं, ये लोग लेके आएंगे, जितने फॉरेन बैंक्स हैं, जितनी इनकी लाइंस होंगी, साथ में अपनी ट्रेजरी को बोलेंगे मेरी लाइंस बढ़ाइए, और कस्टमर अपने जो चुनिंदा कस्टमर है उनको चूज करके, एनआरआई है या पीआईओ है, उसको लगा के ये लेके आएंगे। डॉलर रिटर्न जबरदस्त है अनिल जी इसमें, क्योंकि 19 गुना आप इसको लेवरेज करके लाएंगे पैसा। 19 गुना लेवरेज हो सकता है। और ये अच्छा अच्छा सर, इसमें टेन्योर भी रहता है कि कितने साल के लिए होगा, या टेन्योर अपने अपने हिसाब से चूज कर पाएंगे, या जब एक्चुअल डिपॉजिट ये स्कीम बन के आएगी तब पता चलेगा? ये 3 से 5 साल बोला है अनिल जी, इन्होंने 3 और 5 साल के लिए दिया है, सितंबर एंड तक। तो बेसिकली आप कह सकते हैं रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड खोला गया है, बट इस बार एग्जैक्टली। उसको बोला नहीं है हम्म। कि ये रिसर्जेंट इंडिया है, और हाँ 3 महीने की अवधि दी गई है। हाँ। ये तो फिलअप हो जाएगा, ये 1 महीने में फिलअप हो जाएगा। इतना अट्रैक्टिव स्कीम है, सबको लेना चाहिए। जिसका भी रिलेटिव बाहर है उसको बोलो अपने बैंक से बात करे और इसमें पैसा लगाए। लेकिन बाफना साहब, कोई लिमिट रखी है? कोई लिमिट इसमें, अमाउंट की लिमिट है कि लिमिट तो सुनने में नहीं आई अभी तक? नहीं, ऐसा कोई लिमिट दर्शाया नहीं हाँ। गया है इसमें। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को देखें इस स्कीम की, तो अ, अगर आप यूएस ट्रेजरी देखें तो कभी करीब करीब 4.10 के आसपास हैं। और अगर आप इंडिया प्रीमियम अगर आप देखें, अगर पीएसयू बैंक्स देखें कि कहाँ पर जाके रेज कर सकते हैं, तो करीब करीब 100 बेसिस ट्रेजरी के ऊपर उनके स्प्रेड्स अभी चल रहे हैं, तो करीब करीब 5% के आसपास हो गया। अब अगर इस पे जो हेजिंग कॉस्ट है करीब करीब मान लीजिए कि 3-3.5% है, अगर आरबीआई वो पूरा का पूरा कॉस्ट बेयर करता है, तो वो जो कॉस्ट है वो एक्चुअली क्लाइंट को पास ऑन हो सकता है। तो टेक्निकली अगर 5% पे अगर इंडिया का सॉवरेन कर्व है या फिर पीएसयू कर्व है, और उसके ऊपर अगर 3-3.5% का जो ये है हेजिंग कॉस्ट है, अगर उसका 80-90% भी पास ऑन हो सके, तो जो एफडी है, डॉलर एफडी रेट्स हैं फॉर एनआरआईज, वो एक्चुअली डोमेस्टिक एफडी रेट से भी ऊपर रेट्स हो सकते हैं। अगर वो पूरा का पूरा हेजिंग कॉस्ट पास ऑन कर दिया जाए, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव मैकेनिज्म हो जाएगा जो भी एनआरआईज हैं उनके लिए। और जैसे मेरे कलीग ने भी कहा कि अ, ये एक आपके चैनल के थ्रू आई थिंक हमने भी एक मुहिम करनी चाहिए कि सारे के सारे जो एनआरआईज हैं उनको कहें कि ये स्कीम का जल्द से जल्द लाभ लें जब तक ये अवेलेबल है, और जितना हो सके हम विदेशी मुद्रा इंडिया में ला सकें।